गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप एवरीवन इज फाइन। ऑल राइट क्लास। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल के लेक्चर में अपन ने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। मैंने आपको वेव फ्रंट के बारे में बताया था। ठीक है, तीन टाइप का वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल, प्लेनर और सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग, मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, पीडीएफ में ये क्वेश्चन अटैच्ड है, आप वहां से भी देख सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, रफ नोटबुक निकाल लो आप लोग। कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या मिला है कि आपके पास एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना। स्फेरिकल वेव फ्रंट स्ट्राइक्स प्लेन मिरर, देन यहाँ से जो वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या प्लेनर में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए देखो क्या बोला था मैंने, हमेशा रेट बना लो। ठीक है, तो ये स्फेरिकल है, इसका मतलब इसका सेंटर यहीं कहीं है ना। तो यहाँ से बेसिकली जो लाइन है वो कुछ इस टाइप का है ना, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तभी तो इसका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद ये कुछ इस टाइप से इधर चला जाएगा, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को हम एज अ सेंटर मान के और वेव फ्रंट ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। सिंपल। दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट का सेंटर कहां है? यहां पे। ठीक है, इस सेंटर को मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, वेव फ्रंट तो ऐसा ही दिखेगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें रिफ्लेक्शन का केस था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस है। ठीक है, μ1 is 1, μ2 is √2। ऐसे वेव फ्रंट आ रहा है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंगल, ये बना रहा है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा दिखेगा? क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? वीडियो पॉज करके ट्राई करो। क्या बोला है मैंने कि भाई तुम चुपचाप क्या करो, पहले तो लाइट बना लो। ठीक है, तो लाइट हमेशा इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, अच्छा ये 45, तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? क्लियर है बच्चों? ऑल राइट, तो चलो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। 1 into sin 45 is equals to √2 into sin r। ठीक है, ये लाइट कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ओके, सो दिस इज एंगल r। ऑल राइट, सो 1 by √2 is equals to √2 sin r। तो r is equals to 30 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिंपल, ये लाइट है तो इस पे जो वेव फ्रंट होगा लाइक दिस। ओके, अब 4 ऑप्शन देखते हैं। तो ये दोनों तो मुझे ऐसे गलत दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे रॉन्ग हो गया। अब ये और ये 30 डिग्री बनाएगा या 60 डिग्री बनाएगा? ध्यान से देखो, ये 30। अब देखो वेव फ्रंट पे लाइट जो है वो तो परपेंडिकुलर होता है। ओके, इफ दिस इज 30 तो क्या ये 60 होगा? तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ बी और डी ऑप्शन। सिंपल, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया था तुम्हारे आईआईटी में। अब देखो क्वेश्चन जो है ना इसका पीडीएफ में, वो एक बार ओपन कर लो क्योंकि उसमें थोड़ा लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, एक बार क्वेश्चन में रीड करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर शोज सरफेस XY। ठीक है, सेपरेटिंग 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया, medium 1 and medium 2. This is the boundary, XY is the boundary. The line AB and CD represent wave front of a light
ट्रैवलिंग इन मीडियम वन, ए बी और सी डी ये दो वेव फ्रंट है, ठीक है, वन मीडियम में जो लाइट ट्रैवल कर रही है। The lines EF and GH represent wavefront of the light wave in medium 2 after refraction, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि light travels as a parallel beam in each medium, convergent beam in each medium, divergent beam in each medium, divergent beam in one medium and convergent beam in another medium। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि रिफ्रैक्शन में लाइट वहां से कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी, नहीं। जो अगर कोई भी मान लो इस पे इधर दिखा रहा हूँ, ये वेव फ्रंट है ऐसे, तो लाइट अगर ऐसे आ रही है पैरेलल, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन तो पैरेलल ही जाएगी ना, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द फेजेस ऑफ लाइट वेव एट C, D, E, F are phi C, phi D, phi E, phi F respectively. It is given that phi C is not equals to phi F. ये गिवन है कि phi C is not equals to phi F, मतलब यहाँ इसका जो इस पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि phi C cannot be equals to phi D, phi C cannot be equals to phi D। देखते हैं बच्चों, C और D क्या सेम वेव फ्रंट है? आपको बताया था मैंने, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का फेज क्या होता है, सेम होता है। तो C और D का फेज तो सेम होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है कि कैन नॉट बी इक्वल्स टू, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, चलो ऑप्शन बी देखते हैं। phi D कैन बी इक्वल्स टू phi E, phi D कैन बी इक्वल्स टू phi E, D और E। अच्छा, phi D कैन बी इक्वल्स टू phi E, ऐसा इसने बोला है। अच्छा, phi D को क्या मैं phi C लिख सकता हूँ? phi D को phi C लिख सकते हैं, सेम वेव फ्रंट है। अच्छा, phi E को phi F लिख सकते हैं, बट उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि phi C phi F के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, समझे? तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी को देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि phi D minus phi F is equals to phi C minus phi E, phi D minus phi F, ओके, phi D minus phi F को phi C minus phi E लिख सकते हैं, phi D को phi C लिख सकते हैं, phi F को phi E लिख सकते हैं, ओके। तो LHS is equals to RHS हो गया, तो ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। बोल रहा है phi D minus phi C, phi D minus phi C, phi D minus phi C क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। phi F minus phi E, phi F minus phi E, phi F minus phi E अगेन 0, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया ना, लेकिन ऑप्शन डी कह रहा है कि नॉट इक्वल है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। खुद से ट्राई करो ना आप लोग, हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, लार्ज इन मीडियम 1। ओके, देखो इस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा या इस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा, ये आपको देखना है। तो एक चीज ध्यान दो बच्चों, जो फर्स्ट मीडियम है ना, उसमें दोनों वेव फ्रंट के बीच में गैप ज्यादा है, ओके। और जो सेकंड मीडियम है उसमें मीडियम दोनों वेव फ्रंट के बीच में गैप कम है। अच्छा देखो,
एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है कि टाइम सेम होता है, याद करो हाइगन्स प्रिंसिपल, उन्होंने बोला था कि लाइट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में हमेशा टाइम क्या रहेगा, सेम लगेगा। ओके, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x1 और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x2। चलो इसमें भी टाइम लगेगा t और इसमें भी टाइम लगेगा t, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू x1 बाई v1 और यहां पे लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू x2 बाई v2। सो बच्चों v1 आ जाएगा x1 बाई t, v2 आ जाएगा x2 बाई t। ठीक है, तो v1 इज मोर देन v2, ठीक है, बिकॉज x1 इज मोर देन x2। क्लियर है बच्चों, समझ गए? इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है इस और टाइम सेम लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा स्पीड होगा लाइट का तभी तो सेम टाइम में वो यहां से यहां पहुंच गया। इस मीडियम में स्पीड कम हो गई होगी तभी तो इसको, हालांकि डिस्टेंस कम है लेकिन अभी भी टाइम उतना ही लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड स्लो हो गई होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लार्जर इन मीडियम 1 एंड देन इन मीडियम 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी टाइप के बहुत ही सिली और इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर वेव फ्रंट पे क्वेश्चन आया तो, वैसे चांसेस नहीं होते लेकिन स्टिल आ गया तो आई होप आप लोग अब ट्राई कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार खुद से आप लोग ट्राई करो। ऑलराइट क्लास, तो चलिए हाइगन्स प्रिंसिपल तो आपने पढ़ लिया, हाइगन्स वेव थ्योरी अपन को समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि जो भी ऑप्टिक्स हमारा है ये पोर्शन 12th क्लास में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, सो इसमें ना हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट जब किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करता है तो वो उस मीडियम में डिफरेंट ऑब्स्टेकल से, डिफरेंट डिवाइसेस से, एपरेटस से इंटरेक्ट करता है, तो लाइट कैसा बिहेव करता है इसी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे ऑब्स्टेकल है, ये ऐसे लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही है, तो हमने रे ऑप्टिक्स में देखा कि इस पे जब ये हिट करता है तो आगे शैडो कास्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर या मिरर है कोई भी तो रिफ्लेक्ट होता है, सो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फेनोमेना ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। 3 चीजें आप पढ़ चुके हो लाइट के बारे में। इस चैप्टर में भी हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। इस वेव ऑप्टिक्स में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, क्या? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। क्लियर है? ठीक है, सो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। जो मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, लाइट इज अ वेव, वेव इंटरफेरेंस करता है, याद करो। अब देखो, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। बहुत इजी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग वेव में, साउंड वेव में, क्लास 11 में आपको इंटरफेरेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप उसको रिवाइज कर लेते, वो वाली नोटबुक ओपन करके वहां से आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम कोई डेरिवेशन डिराइव करने नहीं जा रहे हैं। वो सब आपको एसएचएम और वेव में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, अब लाइट वेव है तो जो वेव का फेनोमेनन होता है, वेव इंटरफेरेंस करते हैं तो लाइट भी इंटरफेरेंस करता है। अब याद करते हैं ये इंटरफेरेंस है क्या, हम तो भूल गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं। आपको बताया था कि कोई भी मान लेते हैं कि लाइट 2 सोर्सेस, 2 लाइट वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा reaches at point P। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास यहां पर सोर्स है S1 और यहां पर है सोर्स S2। ठीक है, यहां से ऐसे वेव चल के यहां पहुंच गया, ये जो पॉइंट है इसको अपन ने पॉइंट P का नाम दिया। अच्छा, इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट वेव का है, दिस इज द वेव नंबर 1। क्या आएगा? a
1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उस पे अभी हमारा डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम जनरली लिख रहे हैं कि कोई भी सोर्स है, सोर्स जो काम करता है, आपको सब बताया था मैंने कि अगर सोर्स का इक्वेशन गिवन है तो हम लोग वेव का इक्वेशन लिख सकते हैं, चाहे वेव राइट डायरेक्शन में मूव करे, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करे, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सोर्स है, वहां से एक वेव कितना डिस्टेंस x1 डिस्टेंस ट्रैवल करके एक पॉइंट पर पहुंचा है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, a1 sin ओमेगा t प्लस के x1। कुछ इसका इनिशियल फेज भी हो सकता है। अच्छा, यहीं पे सोर्स है s2, तो ये ऐसे मान लो x2 डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है, और ऐसा नहीं कि ये गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत पास होते हैं ये सब। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, आपको ऐसे दिखाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड वेव जो यहाँ पर पहुंचा y2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस के x2। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो दोनों वेव है उनका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, सेम है। ओके, अब जब ये दोनों P पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये यहाँ पर इनका क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा, ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे। सुपर इंपोज करेंगे तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड होगा, वो इन दोनों वेव के इंडिविजुअल इंटेंसिटी से डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। बोलते हैं कि देखो, एक पॉइंट पे एक टाइम पे दो वेव यहाँ पे प्रेजेंट है, पार्टिकल नेचर नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, एक पॉइंट पे दो पार्टिकल कैसे हो सकते, दो पार्टिकल का सेम कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन वेव है, वेव तो क्या है, एनर्जी है, वो एक पॉइंट पे दो वेव प्रेजेंट हो जाते हैं, वो दोनों सुपर इंपोज कर देते हैं, और वहां पे इंटेंसिटी भी अलग हो जाती है। इसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, इसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, अब जब यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी कुछ और हो जाएगा। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोलते हैं। यही चीज आपको स्ट्रिंग वेव में पढ़ाया था, यही चीज आपको साउंड वेव में पढ़ाया था। याद करो, कहीं पे इंटेंसिटी 4i हो रही थी तो हमने मैक्सिमा बोला था, कहीं पे इंटेंसिटी 0 हो रही थी तो हमने मिनिमा बोला था। ठीक है ना, और लाइट भी ऐसे बिहेव करता है। तो ये प्रूफ किया था कि देखो लाइट वेव है, पार्टिकल नेचर नहीं है। समझे इस बात को? तो देखो, वही मैंने बात दिखा, when two or more light waves of same frequency traveling in almost same direction superimpose, then the resultant intensity is different from those of the individual interfering waves. This effect of light is known as the interference of light. Clear है? अच्छा, so let two light wave of angular frequency omega reaches at point P, then according to superposition principle, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि y net is equals to y1 plus y2। हाँ, ठीक है, यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, y net is equals to सीधा लिख देंगे a1 sin ओमेगा t प्लस के x1 प्लस y2 का वैल्यू पुट कर दो, a2 sin ओमेगा t प्लस के x2। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब यहां पर हम इसको नाउ आफ्टर सॉल्विंग जो हमारा y नेट आता है वो क्या आता है, a नेट साइन, याद करो SHM में दो SHM को ऐड करना आपको सिखाया था, क्या था, y net is equals to a net sin ओमेगा t प्लस अल्फा, यही था। अच्छा, हियर a net क्या है, याद करो, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। बताया था बच्चों कि कंसीडर a1 a2 एज अ वेक्टर, इसको वेक्टर एज्यूम करते हैं। a1 कौन होता है, जिसका फेस छोटा होता है, a1 को ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाते थे, याद करो, ये होता था a1, दिस इज a2, और इनके बीच में जो एंगल होता था वो इनका फेस डिफरेंस होता था। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, a नेट मिल जाएगा। ठीक है, और a नेट जो a1 के साथ एंगल बनाता है दैट इज नोन एज अल्फा, एंड tan अल्फा का वैल्यू क्या लिखा था अपन ने,
a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। देखो 11th में अपन ने ऑलरेडी इसका पूरा डेरिवेशन डिराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपन शॉर्टकट में समझ लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड कर लेंगे? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a below 2 cos डेल्टा फाई। हियर डेल्टा फाई इज व्हाट? सारा गेम ना फेज डिफरेंस का है, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस बोलो तो क्या होगा? दिस इज phi 2, दिस इज phi 1, so phi 2 minus phi 1। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा फाई क्या आ जाएगा? कि x2 minus x1। ऑलराइट, सो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k को क्या लिख सकते हैं? 2 pi by lambda। याद करो, k को क्या लिख सकते हैं? 2 pi by lambda, और x2 minus x1 को डेल्टा x। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्या ये सब ऑलरेडी हम नहीं पढ़ चुके हैं 11th क्लास में? तो देख रहे हो फायदा पहले से पढ़ने का। ओके, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 pi by lambda इनटू डेल्टा x। इसका मतलब एक चीज बताओ ध्यान से। सो बेसिकली फ्रॉम हियर यू कैन से द नेट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट p डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू cos डेल्टा फाई। दैट मींस ये जो नेट एम्पलीट्यूड है ना, वो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पे। और एक चीज देखो, याद करो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या था? हाफ रो v a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। So we can say intensity is directly proportional to amplitude square। किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हम लाइट को जब देखते हैं ना, तो लाइट को जज करते हैं उसकी इंटेंसिटी से, कितना ब्राइट है, मतलब तो ज्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। सो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ डिफरेंस पे। ओहो, तो यहां पे पाथ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस क्या होता है? याद करते हैं फिर से। सोर्स से वेव को मूव करने पे जितना भी पाथ ट्रैवल करना पड़ा होगा, इसने कितना x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इन दोनों का डिफरेंस उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है। समझ गए बच्चों इस बात को? अच्छा, अब एक चीज देखो, यानी अगर हम डेल्टा x चेंज करेंगे तो डेल्टा फाई चेंज होगा, डेल्टा फाई चेंज होगा तो a नेट चेंज होगा, a नेट चेंज होगा तो नेट इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम डेल्टा x चेंज करेंगे। इसका मतलब ये मतलब पॉइंट्स चेंज कर देंगे अगर, ठीक है। इफ यू मूव अवे फ्रॉम पॉइंट P, है ना, इससे P से इधर उधर मूव करेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी भी डिफर करेगी। क्यों डिफर करेगी आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। समझे इस बात को? तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। उसके साथ साथ ना, अब ये देखो, ये जो इक्वेशन अपन ने बनाया ना, इसमें एक चीज यहां पे, अब ये जो पाथ डिफरेंस अपन ने फाइंड किया, सोच अगर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं रहती, मान लो इसका फ्रीक्वेंसी रहता ओमेगा 1, इसका फ्रीक्वेंसी रहता ओमेगा 2, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या आता? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। अच्छा, आगे समझा दूंगा। तो इस पॉइंट P पे अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगा ना, तो टाइम के साथ यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज होता रहता है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि अभी तो छोड़ो, अभी सिर्फ अपन डेल्टा x पे बात करते हैं। पाथ डिफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, ठीक है। जैसे जैसे हम पॉइंट्स चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इस लाइन पे नहीं, इधर उधर कहीं पे भी आप पॉइंट्स चेंज करोगे तो वहां पे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं पे मैक्सिमा फॉर्म होता है और कहीं पे मिनिमा फॉर्म होता है,
ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना सेम फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताता हूं। चलो एक काम करो, इसको नोट करो। अब बात करते हैं हम लोग इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी? वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके, चलो, सो I इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से देखो A नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ओके, ऑल राइट, सो इसको क्या लिख सकते हैं? I नेट बाई K, यहां से देखो, इज इक्वल्स टू I1 बाई K प्लस I2 बाई K प्लस 2। A1 को क्या लिख सकते हैं? रूट I1 बाई K इंटू रूट I2 बाई K इंटू कॉस डेल्टा में। हालांकि ये भी मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं, K सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सो I नेट आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। So this is the formula of net intensity at point P. Here you can see it also depends on the phase difference between the waves. Okay, special case अगर दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, तो नेट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I plus 2I cos delta phi। All right, so 2I कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos delta phi। 1 प्लस cos x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x by 2। याद करो ये फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, प्लस होता है तो cos स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाता है, तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो 2i क्या हो जाएगा? 4i cos स्क्वायर डेल्टा phi by 2। दिस इज द नेट फॉर दिस कंडीशन ओनली। ओके, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सबको याद होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो नेट इंटेंसिटी अपन को मिल गया। ये दोनों आपको ऑलरेडी याद भी होगा, है ना? अभी भूल गए होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा, कुछ नया नहीं पढ़ा होगा, चीजें रिपीट हो रही है। जो साउंड में हुआ था, जो स्ट्रिंग में किया था, सेम चीज वो यहीं पे कर रहा हूं। ठीक है, साउंड में हालांकि मैंने डिटेल में ये सब पढ़ा था। तो नेट इंटेंसिटी मिल गई। अब आपको पता है कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको मैक्सिमा बोलते हैं। उस टाइप के इंटरफेरेंस को कौन सा इंटरफेरेंस बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पता है? ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा क्योंकि पढ़ा हुआ चीज ऑलरेडी पढ़ रहे हो। सो इफ नेट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी is maximum, then the interference is known as constructive। ठीक है, मैं बोल देता हूं कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस P पॉइंट पे जो आपकी इंटेंसिटी है, और यू कैन से जो नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, वो क्या है? मैक्स है। ठीक है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वो किस बात पर डिपेंड करता है? ये
ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, वेरिएबल तो ये है ना। फेज डिफरेंस को या वेरी कर सकते हैं। सो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos डेल्टा फाई, ठीक है। इफ cos डेल्टा फाई मैक्सिमम implies I net maximum। चलो भाई बताओ यार, cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? सो cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। अच्छा, अब ये सब भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, कब कब मैक्सिमम होता है। 0 पे मैक्सिमम होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। सो बेसिकली डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2n पाई, ठीक है। हियर n जो है ना वो 0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, सो 1, ठीक है। समझ गए? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n पाई, एंड डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक है। डेल्टा फाई को हमने क्या लिख दिया है? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से देखो पाई कैंसिल करना था, मैंने n कैंसिल कर दिया, 2n पाई, 2 और पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू n लैम्डा। बताओ, कुछ भी नया पढ़ा रहा हूं मैं? कुछ भी नहीं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहां से हम लिख सकते हैं मैक्सिमा will form at delta x is equals to 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on। समझ गए बच्चों? मतलब जहां पे भी पाथ डिफरेंस 0 होगा ना, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। सो अगर सपोज करते हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, तो इस पॉइंट पे क्या होगी? पाथ डिफरेंस तुमको 0 नहीं दिख रहा है, ये और ये सेम है, तो इसको भी जितना पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा और इसको भी पाथ जितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है इंटेंसिटी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमा फॉर्म होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको पुरानी चीजें मैं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। तो आप लोग खुद से लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा वाला लिखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इफ डायरेक्ट में लिख देता हूं, I net इज मिनिमम, ठीक है। तुम लोग लिख लेना लैंग्वेज में, अगर नेट इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो उस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, implies cos डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा? 0 नहीं, -1, ठीक है। cos डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होता है? -1। अच्छा, कब कब होगा -1? तो इसको लिखेंगे 2n + 1 पाई, ठीक है। 2n - 1 भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग ना किसी एक चीज पे स्टिक रहेंगे। मैं हमेशा n जो है ना वो 0 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम 2n + 1 पाई लिखेंगे, ठीक है। सो जब जब डेल्टा फाई का वैल्यू ये होगा, मतलब कब कब n का वैल्यू 0 पुट करो पाई पे, cos पाई का वैल्यू आपको पता है -1 होता है, ठीक है। n का वैल्यू 1 पुट करो तो 3 पाई पे, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ओके। अगेन डेल्टा फाई को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n + 1 इनटू पाई। पाई 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 हो गया, सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n + 1 इनटू लैम्डा बाय 2। सो हियर n is equals to 0, 1, 2, 3 and so on। ध्यान देना 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बुक्स में -1 भी लिखा रहेगा, 2n - 1 into lambda by 2, ठीक है। अच्छा, -1 यहाँ पे रहेगा, तो हम लोग 0 से कैसे स्टार्ट करेंगे? 0 रखोगे तो -λ/2, फिर वहां हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए
हर जगह 0 से स्टार्ट करते तो 2n+1 ही लिखो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल राइट, तो बताओ मिनिमा कहां कहां फॉर्म होगा? मिनिमास will form at, चलो 0 पुट करो, डेल्टा x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, 1 पुट करते हैं 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, सो क्लियर है बच्चों? अच्छा एक चीज बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I max कितना होगा? बताओ क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा बाय, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0, अगर सेम हो जाए तो I max क्या हो जाएगा? रूट I0 प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर, दैट इज 4I0। क्लियर है? बट ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। अच्छा चलो मिनिमा में बात करते हैं। I मीन रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। इक्वेशन नंबर जो 4 था ना, उसमें cos डेल्टा फाई का वैल्यू -1 पुट करो तो ये मिल जाएगा। इसमें भी स्पेशल केस, इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0, तो I मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मिनिमम इंटेंसिटी कहां पर होगी? 0। तो अगर हम ऐसा कोई सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं जिसमें दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे इंटेंसिटी 0 होगी। इंटेंसिटी 0 का मतलब ये हुआ कि वहां पे लाइट होगा ही नहीं, वहां पे ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, तो आपको वहां पे डार्क दिखाई देगा। समझे बच्चों इस बात को? साउंड के केस में क्या होता था, जहां पे मिनिमम कम होता था वहां पे साउंड सुनाई नहीं देता है, ठीक है। लाइट के केस में वहां पे लाइट प्रेजेंट ही नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे डार्क होगा। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा डाउट आपके मन में आना चाहिए। क्या डाउट आना चाहिए कि सर मान लिया हमने लाइट ले लिया, मान लिया कि लाइट ने इंटरफेरेंस कर दिया, ये हमने दो सोर्स ले लिया, ओके, दोनों आराम से यहाँ पे ट्रैवल करके आएगा। तो आपने बोला सर यहाँ पर मैक्सिमा फॉर्म होगा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे आपने ऑलरेडी बता चुके हो साउंड वेव में मैक्सिमा मिनिमा इस पे फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब कहीं पे ब्राइट होगा, कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे ब्राइट होगा, कहीं पे डार्क होगा कि नहीं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि लाइट अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो आपको यहाँ पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा दिखाई देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हम यहाँ पर हैं, दो लाइट है यहाँ पे, दो सोर्स ऑफ लाइट है, एक यहाँ पे लाइट का बल्ब है, एक और दूसरा है, मैं यहाँ पर हूँ, वहां से लाइट आ रही है, सपोज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वहां से एक लाइट आ रही है, एक लाइट बल्ब यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट पे दोनों लाइट मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो रहा है इंटरफेरेंस। तो सर हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा डाउट है बच्चों, बहुत अच्छा डाउट है कि अगर लाइट वेव है वो इंटरफेरेंस कर रहा है तो अपन को जनरल लाइफ में भी मैक्सिमा मिनिमा ब्राइट डार्क दिखाई देना चाहिए ना। जैसे स्ट्रिंग वेव है वो इंटरफेरेंस करता है तो अपन को दिखाई देता है, कहीं पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है ना, याद करो, कहीं उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था, कभी मिनिमम हो जाता था, तो ये आपको दिखाई देता था स्ट्रिंग वेव में, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका रीजन ये है कि अगर लाइट जो है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव के लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उसी चीज को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, ठीक है। याद करो एक वर्ड मैंने कभी 11th में यूज किया होगा, कोहेरेंस। लाइट तभी इंटरफेरेंस करेगा जब दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज। अगर आप बुक में भी पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड दिखाई देगा, कोहेरेंट सोर्सेज। अब ये कोहेरेंसी क्या है, व्हाट इज दिस कोहेरेंट, इसी चीज को हम समझते हैं। तो उससे पहले ये नोट करो, ठीक है, ये मत ड्रॉ करो,